नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IAS पीसर्स अकेडमी में। और जीएस की MCQ जो हमारी सीरीज़ चल रही है, तो उसी में आज जो है उसी कड़ी में आज हम लोग एक नए क्वेश्चंस के साथ में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, तो पत्थरों के अपक्षय से जो है जो चक्र प्रभावित होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फास्फोरस चक्र। देखिए, कार्बन चक्र जो है किससे संबंधित होता है? कार्बन चक्र में जो है काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम लोग जो ब्रीथिंग करते हैं या फिर ज्वालामुखी के दौरान जो कार्बन निकलता है या फिर कोई कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है, तो उससे क्या होता है, कार्बन चक्र चलता है, उससे कार्बन निकलता है। फिर उस कार्बन को पेड़ पौधे जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पौधों में होती है तो पौधे क्या करते हैं, तो पौधे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कार्बन के रूप में खुद जो है अपने भोजन के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ब्रीथिंग के द्वारा और भी जैसे कि क्रियाएँ हो गई, किसी मान लीजिए जो लकड़ी जलती है, ऊर्जा जो आप देखते हैं कि गाड़ियों से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी निकलती है ये सब जो है कहाँ जाती है, ये सब जो है इनका इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे। तो ये पेड़ पौधों से संबंधित हो जाता है आपका, और ह्यूमन से भी संबंधित है। दहन क्रिया से संबंधित आपका कार्बन चक्र हो जाता है। नाइट्रोजन चक्र आपका क्या होता है कि नाइट्रोजन चक्र तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, हम लोग जो है ब्रीथिंग करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन का यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो है सांस जो हम खींचते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ही आती है और जो कि निकल जाती है, उसका कोई काम नहीं होता है, वो बाहर भी चली जाती है। तो नाइट्रोजन का आपने देख लिया किस तरीके से। लेकिन जो फास्फोरस होता है ये कहाँ, ये चट्टानों में पाया जाता है। तो जब पत्थरों का जब अपक्षय होता है तो उसमें क्या होता है कि फास्फोरस का जो चक्र है वो प्रभावित होता है। तो इसको देखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि वो ये सब क्रियाएं कैसे करते हैं, सूर्य के प्रकाश में करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कार्बन चक्र संचालित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है। ये जो चक्रण होता है अवयवों का, ये आपके जितने भी चक्र हो गए, चाहे कार्बन चक्र हो, सल्फर चक्र हो, नाइट्रोजन चक्र हो, फास्फोरस चक्र हो, तो इन सब का जो बृहद रूप देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, तो उसको बोला जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन है। तो एक एक करके देखते हैं कि प्रवाल भित्ति प्रक्रिया यानी कि जो कोरल रीफ सिस्टम होता है इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। वैसे आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उनकी भी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे इनकी भी हो सकती है। दूसरा देखते हैं कि रेगिस्तान में जो है उत्पादन क्षमता कम उत्पादन होता है, तो आप देखेंगे रेतीला इलाका होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, पेड़ पौधे उतनी बेहतर स्थिति में नहीं उग पाते हैं, तो ये भी हमारा सही है। गन्ने की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है, हाँ बिल्कुल होती है। तो इसको देखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मौलिक जैविक तत्व हैं, तो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके जो भी मिनरल्स हो गए, आपके यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो भी CHON और SP, ये जितने भी तत्व हैं ये एकदम ये आपके ये जो 6 दे रखे हैं एकदम मौलिक तत्व होते हैं। इनसे ही जो है आप देखेंगे पेड़ पौधे, मान लीजिए हर चीज़ जो है पेड़ पौधों को इस्तेमाल करने के लिए जो भी अपना वो फूड जो है बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उनके लिए इन सभी तत्वों की ज़रूरत होती है। और अगला क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है कि जो अल्पांश रूप में सहायक होते हैं, जो मतलब कि मात्रा उनको कम चाहिए होती, तो इसमें आपके Mn हो गया, B हो गया, ZnCu, कॉपर, मोब्लिडेनम और जो आपका CI हो गया, ये सब चीज़ें जो है उसको अल्पांश रूप में चाहिए होती हैं पेड़ पौधों को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। उपभोक्ता स्तर पर जो है संग्रहित ऊर्जा किसके स्तर पर? उपभोक्ता के स्तर पर। देखिए, एक सबसे पहले ऊर्जा कहाँ पर होती है? उत्पादकों के पास में।
तो आप जो हमारी श्रृंखला होती है सबसे नंबर 1 पे कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं, जो कि ऊर्जा को उत्पादित करते हैं, यानी कि हमारे पेड़ पौधे हो गए। तो सबसे पहला जो श्रेणी बनेगी वो किसकी बनेगी? उत्पादकों की। सेकंड जब नंबर कौन आएगा? जो उत्पादकों ने जो अपनी जो है इकट्ठा किया होता है कार्बोहाइड्रेट, वो हम लोग लेते हैं, यानी कि मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, जो पेड़ पौधों से जो है उसको लेते हैं उस कार्बोहाइड्रेट के रूप में या किसी के रूप में। तो उसके बाद में जो सेकंड श्रेणी बनती है वो किसकी बनती है? वो बनती है द्वितीयक उत्पादकता की। पहले नंबर पे पेड़ पौधे, सेकंड नंबर पे जो उनको पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोला जाता है द्वितीयक उत्पादक। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है किसके पास में आती है? द्वितीयक उत्पादकों के पास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है। क्या होता है? क्रम से घटता जाता है। तो इसे समझाया जा सकता है। देखिए, इसके लिए जो थ्योरी चलती है उसको बोला जाता है ऊष्मागतिकी का जो सेकंड लॉ होता है उसके अनुसार जो है इसको समझाया जाता है। अस्थापन एसएससीएस जो है से अभिप्राय है, तो इससे क्या है अभिप्राय है? इससे अभिप्राय होता है स्टेबिलिटी, यानी स्थापना का। किसी चीज़ को स्थापना से रिलेटेड होता है अस्थापन। अगला कह रहा है कि पारिस्थितिकी जो अनुक्रमण है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की जो अवधारणा है, किस तरीके से अनुक्रमण होता है, तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था आपका होल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तो देखिए यहाँ पे यौगिकीकरण पूछ रहा है, तो यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु हैं। तो जो यौगिकीकरण करते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? फ्रैंकिया और अजेस्पिरिलम जो है, ये दोनों जो हैं आपके यौगिकीकरण वाले हैं। और बाकी आपके ये जो ऊपर दिए हैं नाइट्रोबैक्टर और स्यूडोमोनास, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में काम आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से यौगिकीकरण पूछ रहा है, तो हमारे आपके ऑप्शन हो जाएंगे 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है, इन्वेजन में क्या होता है? तो इसमें देखिए ये जो क्रिया होती है इसमें आपके ये सारी क्रियाएं थे, माइग्रेशन हो गया, कलेक्शन हो गया और असेसिस जो ये अस्थापन, ये सभी क्रियाएं जो है इसमें अनुक्रमण में होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कार्बन चक्र में जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया की भूमिका क्या होती है? तो बैक्टीरिया क्या करता है कि रासायनिक संश्लेषण जो होता है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है, और क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्थिरीकरण करता है। सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या फिर उनका ह्रास भी करता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है बैक्टीरिया करते हैं कार्बन चक्र में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रमण में जो है सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो अनुक्रमण जो होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका, देखिए भूमिकाएं तो सभी निभाते हैं, मृदा, समुदाय, जलवायु, जैविक घटक, ये सभी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो वो हमारी जलवायु जो है सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है। उस प्लेस की जलवायु क्या होगी, सबसे ज़्यादा चीज़ें इसी पर डिपेंड होती हैं। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है, तो जहाँ पे पायोनियर जो है समुदाय रहता है, यानी कि नवीन समुदाय होता है, जहाँ पे नई नई चीज़ें, मान लीजिए कोई प्लेस खाली पड़ा है तो अगर उस पर जो है नए जीव रहने जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वहीं पे जो है सबसे कम जैव विविधता मिलेगी, क्योंकि अभी नया नया प्लेस है तो अभी वहाँ पे चीज़ें स्टेबल नहीं हुई हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश। तो मान लीजिए कोई लैंड है तो उस क्षेत्र की जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे, उसका समूल विनाश कर दिया जाए वन की आग के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए कोई जंगल है, उसको आग के द्वारा उसमें आग लग गई, वो पूरा ख़त्म हो गया है, बिल्कुल घास तक नहीं बची है, सभी पेड़ पौधे उसमें ख़त्म हो गए, झाड़ियाँ। तब वहाँ अनुक्रमण प्रारंभ के लिए सबसे पहला कौन सा समुदाय प्रकट होगा? तो वहाँ पे जो वनस्पतियाँ सबसे पहले उगेंगी तो क्या चीज़ उगेगी? तो वहाँ सबसे पहले घास उगेगी। अब आप देखिएगा कोई भी मतलब कि प्लेस होगा तो सबसे पहले वहाँ पे घास से ही शुरुआत होती है, घास के बाद में झाड़ियाँ, फिर उसके बाद में पेड़ पौधे, इसी तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले घास वहाँ पर उगेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या फिर समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो एकदम से क्या होता है कि उसके वो उस पर जो है काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती हैं, तो उसको बोला जाता है कीस्टोन स्पीसीज़। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कीस्टोन स्पीसीज़ जो होते हैं, तो इनका जो है
बहुत ही अत्यधिक प्रभावकारी ये होते हैं। ये कहीं ना कहीं जो आपकी फूड चेन हो गई तो उसको कंट्रोल भी करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर कह रहा है कि समुदाय सदस्यों के समुच्चयन या पुंज को व्यक्त करता है जो क्या हो सकते हैं। तो क्या किसकी बात हो रही है? समुदाय की, समुदाय के सदस्य। तो समुदाय के सदस्य में कई लोग आ सकते हैं, विभिन्न प्रजातियों के वो हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। समुदाय में कई लोग रहते हैं विभिन्न प्रजातियों के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये होती हैं आपकी कीस्टोन प्रजातियाँ। कवक मूलीय जो सहवास में कवक तंतु जो है क्या करते हैं? तो कवक तंतुओं का काम होता है खनिज व जल के अवशोषण करने में सहायता करते हैं ये कवक मूलीय सहवास में। लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं। तो लाइकेंस किस तरीके से बनते हैं? कवक और शैवाल को मिला के जो है जो क्रिया होती है वो उसके द्वारा बनते हैं लाइकेंस। तो ये जो कवक और शैवाल के द्वारा क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सहोपकारिता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में जो है एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नोस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। तो किस तरीके से, किस रूप में ये कॉलोनी पाई जाती है? तो एक ये जो है एक सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। अगला देखते हैं कि क्लेब्सिएला है एक। तो क्लेब्सिएला क्या है? तो क्लेब्सिएला जो है वो एक नाइट्रोजन स्थिरकर्ता के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टॉक और एनावीना जैसे नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाए साइकस की कसी प्रवाल लाभ जड़ों में भी, एंथोसिरोस के थैलेस में, एजोला में भी, धान के खेतों में, ये हर जगह जो आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि उपरोक्त सभी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है कि पौधों और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित है वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं। तो किसके द्वारा वे मुक्त होते हैं? तो वो आपका कोशिकीय अपघटन के द्वारा, श्वसन के द्वारा, ह्यूमस बनाना और खनिजीकरण, तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा जो है वातावरण में मुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपघटक यहाँ पे कह रहा है कि अपघटनकारी कभी कीस्टोन प्रजाति नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, वो तो कीस्टोन प्रजाति होते ही है। उनके द्वारा ही तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका कार्बनिक पदार्थों में जो है विघटन किया जाता है, वही तो तोड़ते हैं। वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कई मामलों में जो कार्बन इकट्ठा होता है उसको जो है वो जो कार्बन इकट्ठा उसको तोड़ते हैं अपघटक का काम ही यही होता है कि जो भी चीज़ें हैं तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और दोबारा से जो है वो जो भी एलिमेंट है उनको मिट्टी में दोबारा से मिला देना, ये अपघटनकारियों का काम होता है। तो कीस्टोन प्रजाति बिल्कुल होते हैं, यहाँ पे लिखा है नहीं हो सकते। दूसरा कह रहा है कि शाकाहारी सर्वथा कीस्टोन प्रजाति होते हैं। बिल्कुल सही है, शाकाहारी जो भी होते हैं वो हमेशा जो है कीस्टोन प्रजाति के रूप में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा। और यहाँ पे सी नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च उपभोक्ता जो है कभी कभी कीस्टोन प्रजाति नहीं, वो तो हमेशा ही होते हैं, कभी कभी नहीं, यहाँ पे हमेशा होते हैं। सर्वथा यहाँ पे भी हो सकता है। सर्वोच्च उपभोक्ता सामान्यतः कभी भी कीस्टोन प्रजाति नहीं हो सकते, ये भी गलत है, वो तो होते ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा बी, शाकाहारी सर्वथा कीस्टोन प्रजाति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य जीवाणु जिसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो स्थिरीकरण की क्षमता किस पे होती है? तो ये होती है, अभी हम लोग ये इसी तरीके का क्वेश्चन एक ऊपर देख भी चुके हैं। मैंने आपको बताया था नाइट्रोसोमोनास और जो नाइट्रोबैक्टर समूह के जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता उनमें होती है। अगला कह रहा है कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, पूछ रहा है इनमें ऑप्शन में। तो जो आपके डाइटम्स और डाइनोफ्लेजिएट्स जो होते हैं इनके द्वारा होता है। देखिए अब होता तो सबके द्वारा, आप कहोगे कि सर वृक्षों के द्वारा भी तो होता है, घास और बृहद जो समुद्री शैवाल होते हैं उनके भी द्वारा। देखिए डाइटम, और पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइटम्स होते क्या हैं। डाइटम्स होते हैं जो आप समुद्र में जो वनस्पतियाँ होती हैं तो उनको बोला जाता है डाइटम्स। तो अब देखेंगे कि हमारी अर्थ पे जो है हमारा जो
समुद्री भाग है, यानी कि आपका पानी जल वाला भाग है, तो 71% है। बाकी आपका 29% पे आता है लैंड। तो आप समझिए कि वृक्ष तो आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ 29% भाग पे ही, और उसमें भी आपको पूरे एरिया पे तो दिखेंगे नहीं। अब इतने ज़्यादा तो वृक्ष काट दिए गए। घास भी आपको कहाँ मिलेगी? घास आपको लैंड पे मिलेगी। बृहद समुद्री शैवालों का योगदान होता है, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको जो पेड़ पौधों का जो काम करता है, सबसे ज़्यादा जो कार्बन का ऑब्जर्वेशन करता है, प्रकाश संश्लेषण की जो सबसे क्रिया होती है वो होती है डायटम्स में, क्योंकि इनको बोला जाता है ये समुद्र के जो है पेड़ पौधे के रूप में आप इनको जान सकते हैं। तो अगर आपको डायटम्स पता है कि होता क्या है, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है, तो किस चक्र में जो है ये प्रदर्शित की जाती है? तो आपको देखिए ये सारी चक्रियाँ पोषण चक्र में भी मिलेंगी, पोषण तल में भी मिलेगी, खनिज की चक्र में भी, यानी कि उपरोक्त सभी में ये जो है क्रियाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में स्वनियंत्रण होता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे तो वो स्वयं ही नियंत्रित होता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि मानव ने जो है इतना ज़्यादा हस्तक्षेप कर दिया है, तो उसके द्वारा ये जो है संतुलन बिगड़ गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से देखते हैं। तो ये खुद ही जांच करते हैं और खुद ही संतुलन कर लेते हैं। ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला के द्वारा भी जो है ये खुद को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। शिकार और परिवच्छी पारस्परिक क्रिया के द्वारा आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से आपको देखेंगे कि जो शाकाहारी और मांसाहारियों की जो संख्या होगी वो एकदम स्टेबल रहेगी। लेकिन अभी क्या होता है कि हम लोगों ने शाकाहारी हम लोगों ने मांसाहारी जो जीव जंतु हैं उनका कहीं ना कहीं अवैध रूप से शिकार हुआ है, उनके रहने के आवास जो हैं उजड़ गए हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उनसे उनका विनाश हो गया। तो इससे आप देखेंगे कि अभी शाकाहारियों की संख्या बढ़ गई है। तो पहले क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो है खुद ही कंट्रोल कर लेती थी प्रकृति। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो निकल के आता है वो होता है उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं वो किनसे प्राप्त करते हैं? तो जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही उपभोक्ता होते हैं, तो उनके द्वारा जो है ये उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं उच्च श्रेणी वाले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लॉस्ट्रिडियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, किस तरीके का करता है? तो ये करता है अवायवीय स्थिरीकरण करता है। क्लॉस्ट्रिडियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस रूप में करता है? अवायवीय रूप में। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिपादप जो एपीफाइट है इसका एक बेहतर एग्जाम्पल इनमें से क्या दिया गया है? तो यहाँ पे जो बेहतर एग्जाम्पल है आपका ये मिलता है अधिपादप का देखने को लाइकन्स और आर्किड्स के बीच में जो है बेहतर इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अगला कह रहा है कि अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को क्या कहते हैं? तो जो अंतिम क्या होता है, आप अंतिम पे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि कहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्लाइमैक्स पे पहुँच जाते हैं हम लोग। मूवी में भी देख लीजिए, जब क्लाइमैक्स आता है तभी समझ लीजिए हाँ अब एंडिंग होने वाली है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है किस तरीके का होता है, पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि निचले से ऊंचे स्तर की ओर जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है, उसमें परिवर्तन होता है, किस तरीके से होता है? तो नाइट्रोजन का अमोनिया में भी परिवर्तन होता है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में भी परिवर्तन होता है। तो दोनों के ही द्वारा यौगिकीकरण होता है। तो हमारा ऑप्शन बनता है यहाँ पे डी, ए और बी दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवों को अपने आसपास से उगने से रोकता है। तो ये जो जिस तरीके से रोकता है तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे विरोध कर रहा है ना, एक दूसरे को दूसरी पौधों को उगने से विरोध कर रहा है। या फिर एक सूक्ष्मजीवी जो है दूसरे सूक्ष्मजीवी को आसपास में अगर रोकने के लिए जो है विपक्ष कर रहा है तो उस क्रिया को बोलते हैं विरोध करना। निम्नलिखित में से जो है स्पर्धा है, तो कंपटीशन है, तो किस तरीके की क्रिया है? तो कंपटीशन किस तरीके की क्रिया होती है? ये एक ऋणात्मक
पारस्परिक क्रिया होती है। अगला कह रहा है कि जैविक साम्यता स्थापित होती है तो किसके द्वारा स्थापित होती है? तो ये आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों के द्वारा जो है स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवियों के मध्य पारस्परिक संबंध होते हैं तो किसके किसके लिए संबंध होते हैं? तो ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए होते हैं, ऊर्जा प्रवाह, खनिज चक्रों के लिए होते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं के जाल के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चन से रिवीजन आपका ठीक ठाक हो रहा होगा अच्छा खासा। तो आप लोग जो है अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग वीडियो में जो है कमेंट करिए कि सर कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आ रही है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, हम लोग कोशिश करेंगे आपकी समस्या को दूर करने का। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।